साथियों, आज का विषय बेहद रोचक है और जितना ज़्यादा रोचक है उससे ज़्यादा गंभीर है। तो आपने टाइटल देखा होगा, जो टाइटल है। तो आज हम बात करेंगे चमत्कारों की और उनके पीछे साइंस की। मैं चमत्कारों के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा और फैक्ट बताऊंगा और उसके पीछे का साइंस। तो साथियों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। जो भी है प्योर साइंस है, एक विज्ञान है। जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रिया होती है, उसके पीछे एक साइंस होता है जिसे हम समझ लेते हैं, वो साइंस है। जो हमारी समझ में नहीं आता वो चमत्कार है हर बात के पीछे एक साइंस। दिव्य हो सकता है क्योंकि हर कोई उस टॉपिक को, उस विषय को समझता नहीं जानता है, तो दूसरे के लिए दिव्य हो जाता है, लेकिन है उसके पीछे साइंस। और साथियों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो आप समझ लीजिए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई शास्त्री हूँ, ना कोई कथावाचक हूँ, ना ही कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। मतलब कहने का जो मेरा अर्थ है, मेरा तात्पर्य है, वो सिर्फ इतना है कि मैं बहुत अच्छा बोलना नहीं जानता। हो सकता है मेरे बोलने में आपको वो मज़ा ना आ रहा हो, तो अगर आप रोचकता की तरफ ध्यान देंगे तो विषय विज्ञान का समझ में नहीं आएगा आपको। तो बिना स्किप किए, अगर विज्ञान को समझना है तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे कहीं मिस ना हो और बात आपके समझ में आने से ना रह जाए। आप बात को ठीक से समझ लें। तो उसके लिए तो आज मैं शुरू करता हूँ। साधना से संबंधित टॉपिक है, इसमें थोड़ा जो साइंस है वो सब बताऊंगा मैं आपको। मैं 94 से आध्यात्म की साधना में लगा। मेरी आध्यात्म की साधना शुरू हुई और बहुत अच्छे स्तर से साधना चालू की, जिसमें शाम का और रात्रि का 1-1.5-2 घंटे का टाइम, रात को 1-1.5-2 घंटे का टाइम, सुबह 2-3 घंटे लग जाते थे। उसका मेन कारण था, सुबह मेडिटेशन नहीं करता था मैं। जो मैं करता था वो बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ सटकर्म, जो साफ सफाई, और दूसरा प्राणायाम। प्राणायाम से हमारे विचार कंट्रोल होते हैं, थॉट्स कंट्रोल होते हैं, क्योंकि सारा खेल ही सांसों का है। प्राणों के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारे जीवन ही प्राणों पर आधारित है, हम ही सांसों पे जी रहे हैं। तो सांस ही प्राणायाम है। तो सांस का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, वो फिर कभी समझेंगे। तो प्राणायाम करता था मैं। और दूसरा त्राटक। त्राटक भी मन को एकाग्र करने के लिए, थॉट्स कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा साधन है। तो साथियों, मैं त्राटक करता था 1 घंटा, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 घंटा कैंडल पे और 1 घंटा थर्ड आई पे, मतलब भ्रू मध्य पे जाऊं। तो भ्रू मध्य पे जो है, ये यहाँ 1 तक देखा जाता है, 1 घंटे तक वो किया जाता है। तो मैं अपनी साधना के विषय में कर रहा था एक लंबा टाइम, 94 से 97, 98। तो 98 का ऐसी एक बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें एक विषय आया सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। तो उससे पहले मैं आपको एक बात और कहूंगा। जब मेरी साधना इतनी चल रही थी, तो इतनी जब साधना चलती है तो साधक के अंदर, जब गहरी साधना चलती है तो साधक के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आने लगती हैं जो उसे स्वयं पता नहीं होती। तो कुछ क्वालिटी मेरे अंदर भी आने लगी थी, जो कि मुझे बाद में पता चली, तुरंत मुझे भी पता नहीं चली। जैसे कि मैं किसी को कुछ बोल दे रहा हूं और वैसा बिल्कुल हो जा रहा है। तो उसमें अधिकांश ऐसा ही होता था कि मैं किसी को भी गलत उल्टा सीधा बोल दिया, तो बाद में उसके साथ वैसा हो जा रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद इस बात को मेरा ध्यान जाने लगा कि ऐसा हो रहा है। तो जब मैंने फिर ध्यान दिया तो वास्तव में ऐसा हो रहा था। तब फिर मैंने संभल के बोलना शुरू कर दिया। तो आप सभी साधकों को मैं ये बात जरूर कहूंगा, जो भी ध्यान मेडिटेशन करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, तो कभी किसी का तो बुरा सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि हम अगर किसी का बुरा सोचते हैं, सबसे पहले तो हमारे लिए ही उचित नहीं है। सबसे पहले तो हम किसी दूसरे का बुरा क्यों चाहें, कि क्यों सोचें, सबका अच्छा सोचें।
यूनिवर्स हमारा अपना खुद अच्छा करेगा। हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, यूनिवर्स हमारे लिए बुरा करेगा। तो सभी साधकों को मैं कहना चाहूंगा कि किसी के लिए गलत शब्द मुंह से ना निकालें, बुरा ना निकालें, दुश्मन के लिए भी बुरा ना निकालें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत माफ करने में है। किसी को माफ कर देना बहुत बड़ी बात है। तो क्षमा करना सीखो। और सबसे बड़ा बहादुरी का कार्य है अपने क्रोध पर कंट्रोल करना। अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लेने से इससे बड़ा बहादुरी का काम मुझे नहीं समझ में आता। तो साथियों, अब सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब क्वालिटीज आने लगती हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा बीच में टॉपिक ले लिया। आज का जो मेन टॉपिक है वो थर्ड आई वाला, बिना आंखों के किस तरह से एक बंदे को, वो सारी कहानी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए आप। तो जो त्राटक वगैरह मैं कर रहा था, तो एक बुक में पढ़ा सम्मोहन की मैं कि सम्मोहन सीखने के लिए त्राटक वगैरह करना चाहिए। तो मैं तो ऑलरेडी त्राटक कर रहा था, तो उसके थोड़े से फॉर एग्जाम्पल मैंने देखे, टेलीपैथी करके देखी लोगों पे। जैसे कि रोड पे कोई जा रहा है, मैं बैठा हूँ, मैं पीछे से उसको जो कोई निर्देश दे रहा हूँ, मैं उसे डायरेक्शन दे रहा हूँ अपने, तुम कान पे खो जाओ, तो वो कान पे खो जा रहा है। मैं उसे डायरेक्शन दे रहा हूँ पीछे मुड़ो, तो पीछे मुड़ रहा है। मैं उसे डायरेक्शन मतलब सजेशन दे रहा हूँ मेंटली टेलीपैथी के द्वारा कि तुम्हारे जूते के फीते खोलिए, तो वो बंदा चेक कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। तो फिर मैं चलो किसी को हिप्नोटाइज करके देखते हैं, सम्मोहन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी बेटी थी उस समय, लगभग छोटी ही थी, 6-7 साल की। तो सबसे पहले प्रयोग मैंने अपनी बेटी पर किया। आंखों में आंखें डाल के मैंने उसे सजेशन दिए और वो तुरंत हिप्नोटाइज हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने पहली बार हिप्नोटाइज किसी को किया था, सम्मोहन किसी को किया था। सम्मोहन के विषय में कुछ जानता नहीं था, थोड़ा सा बस पढ़ा था। अभ्यास तो मैं पहले से कर रहा था, त्राटक वगैरह सब, मेडिटेशन वगैरह ये सब कर रहा था। अब मैंने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देके उसे नींद से वापस जगा दिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों पे इस विषय को ट्राई किया। तो इस विषय में मैंने बहुत कुछ जाना, जो कुछ जाना और जो कुछ प्रैक्टिकल किया वो सब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मैंने बहुत सारे पेशेंटों पे, बहुत सारी ऐसी बीमारियों पे जो है काम किया, जो कि हिप्नोटाइज से, सम्मोहन के द्वारा वाकई बहुत दूर की जा सकती हैं। और जहां दवाई काम ना कर रही नहीं करती हैं, वहां सम्मोहन और हिप्नोटिज्म काम करता है। और ये काम कैसे करता है, तो इसको थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये थर्ड आई वाला कमाल कैसे। आप पूरा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको एक नई जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम सम्मोहन के विषय में आते हैं, हिप्नोटिज्म के विषय में आते हैं, जिसका कि मैंने गहरा अध्ययन किया, अभ्यास पहले से था ही। तो और खुद अपनी जो प्रैक्टिस मेरी थी उसके आधार पे जो भी कुछ मैंने निकाला, काफी कुछ मनोविज्ञान साधना करने से समझ में आने लगता है। जब इतना गहरा मेडिटेशन चलता है तो सामने वाले के थॉट समझ में आने लगते हैं, और हम अपने थॉट्स को रोक सकते हैं, सामने वाले को ना जाएं। आम ऐसा नहीं होता है कि अपने थॉट्स रोके, क्योंकि जो हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, साथ में बैकग्राउंड में हमारे जो माइंड में कुछ दूसरी बातें चल रही हैं। क्योंकि योग में 4 फ्रीक्वेंसी होती हैं। साइंस भी जो फ्रीक्वेंसी को मानता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सारे काम होते हैं। आप मोबाइल नंबर मिलाते हैं, अलग एक नंबर, खास नंबर मिलाया आपने, वो अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट हुआ, एक उसी व्यक्ति का फोन जो है बजने लगता है। इसी तरह से हमारे योग में, आध्यात्म योग में 4 फ्रीक्वेंसी मानते हैं। एक फ्रीक्वेंसी होती है वेखरी, जो हम वाणी बोलते हैं। दूसरी मध्यमा होती है, तीसरी पश्चंती होती है, और चौथी होती है परा। तो इसी वाणी के लिए कबीर ने कहा है, दुर्बल को ना सताइए जिसकी मोटी हाय, दुर्बल को ना सताइए जिसकी मोटी हाय, मरी खाल की फूंक से लोह भस्म हो जाए। तो ये आपने बहुत सुन रखा होगा, इसके बारे में ज्यादा व्याख्या के बारे में नहीं जा रहा हूं। तो 4 वाणी समझ गए आप, जो है फ्रीक्वेंसी होती हैं। अब हिप्नोटिज्म, सम्मोहन,
सम्मोहन 3 तल पे होता है। एक हमारा कॉन्शस माइंड है, एक सबकॉन्शस है, एक अनकॉन्शस है। कॉन्शस, ये हमारा इस समय जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, ये कॉन्शस माइंड है। कॉन्शस माइंड में भी सम्मोहन होता है। आप किसी को देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ये कॉन्शस माइंड का सम्मोहन है। इसके भी जो है, इन तीनों के 3 तलों पे भी अपर, मिडिल, लो। थोड़ा आप बोर हो रहे होंगे इन बातों को, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो अपर, मिडिल, लो तीनों का होता है, मतलब ऊपरी तल, बीच का तल और गहरा तल। इस तरह से 9 तल सम्मोहन में होते हैं। सामान्य जो सम्मोहन होता है, जो कॉन्शस माइंड में, वो नॉर्मल सभी के साथ होता रहता है। तो जब किसी को सम्मोहन करते हैं, सम्मोहित करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, तो कॉन्शस माइंड को सुला दिया जाता है। तो वहां वो कॉन्शस हट जाता है। अब 6 लेवल होते हैं सम्मोहन के। पहला सबकॉन्शस का, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अपर, मिडिल, लो। और दूसरा अनकॉन्शस का, उसमें भी 3 अपर, मिडिल, लो। इस तरह से 6 सेक्शन सम्मोहन के होते हैं। तो यहां ये समझ लेना चाहिए, सबसे पहली बात, कि किसी को भी किसी की इच्छा के विरुद्ध सम्मोहित नहीं किया जा सकता, हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। कोई बड़े से बड़ा हिप्नोटिस्ट, कोई दूसरी विद्या हो, बात अलग है, लेकिन जो सम्मोहन और हिप्नोटिज्म की मैं बात कर रहा हूं, किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। और 95 या 90% लोगों को किया जा सकता है। 5% या 10% ऐसे लोगों को भी नहीं किया जा सकता, जो मेंटली परफेक्ट नहीं है, जो मेंटली दुरुस्त नहीं है। या 5-10% ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा कुटिल टाइप के होते हैं, जिनका माइंड में बहुत चंचलता होती है, माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है, तो वो भी जो है सजेशन फॉलो ना करने के कारण ज़्यादा डीप ट्रांस में क्या बिल्कुल भी सम्मोहित हो ही नहीं पाते। तो अब 90% पर जाते हैं। 90% में 90% लोग फर्स्ट, सेकंड लेवल पे हो जाते हैं, जो कि आजकल हमारे साइक्रेटिक्स, मेडिकल साइंस में यूज ले रहे हैं इसका, लोगों के माइंड को रिलैक्स करने के लिए और बहुत सारे कार्यों के लिए। और आपने बहुत सारे टीवी प्रोग्रामों में देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग और ज़्यादा थोड़ा सा डीप ले जा पाते हैं सब्जेक्ट को, तो पूर्व जन्म जैसी कुछ बातें भी बता पाते हैं। तो ये 3rd लेवल तक इतना काम हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इससे ज़्यादा डीप अधिकांश लोग नहीं जा पाते। कुछ विशेष लोग होते हैं जो कि लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक पहुंच पाते हैं। यहां पर डिपेंड करता है हिप्नोटिस्ट के ऊपर, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। जो सम्मोहन कर रहा है, हिप्नोटाइज कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। और जिस पे किया जा रहा है उसकी योग्यता भी जरूरी है, वो भी जो है सजेशंस को फॉलो करें। जब सजेशंस पूरी तरह फॉलो करते हैं तो रियल में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। और इतना मैं देखता हूँ, ये डॉक्टर्स जो है, सब जितने भी साइकेट्रिक्स हैं यूज करते हैं, और भी लोग तो उतना डीप नहीं ले जा पाते। उसके कारण क्या है? क्योंकि जब हम किसी को सजेशन देते हैं, हम कोई शब्द बोल रहे हैं मुंह से कि तुम उसे फॉलो करो। अब कोई बहुत डीप ट्रांस में कोई व्यक्ति सम्मोहित हुआ है, जब हम उसे सजेशन दे रहे हैं तो जो हमारी, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की, जो वेखरी वाणी है जो हम मुंह से बोल रहे हैं, उसके अलावा भी और वाणियां हमारे चल रही हैं, हमारे दिमाग में भी कुछ चल रहा है, तो उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को आम व्यक्ति नहीं सुन सकता, लेकिन सम्मोहन की उस अवस्था में जो व्यक्ति है उन फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ेगा।
तो यहाँ पर ये डॉक्टर्स और जो भी लोग इसका प्रयोग करते हैं वो इस चीज को भूल जाते हैं, भूल नहीं बल्कि कर ही नहीं पाते, क्योंकि इनके खुद के थॉट्स इतने कंट्रोल नहीं होते। उस थॉट्स कंट्रोल करने के लिए काफी मेडिटेशन, अभ्यास वगैरह ये सब करने होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी पहले से थे, एक लंबे टाइम से थे। तो इसलिए मैं आसानी से इस विषय को समझ पा रहा था और कर पा रहा था। तो साथियों, अब आते हैं जिस सब्जेक्ट को मैंने गहरे लेवल पर बहुत डीप सम्मोहन की उस अवस्था में ले जा पाया। और बड़े मजे की बात, मुझे नहीं पता था कि वो उतना डीप ट्रांस में जा रहे हैं। और वो व्यक्ति थे मेरे अपने साड़ू भाई, मेरी साली के हस्बैंड। 15 दिन के लिए वो लोग घर पे आए हुए थे। तो मजे मजे में सम्मोहन के प्रयोग हम लोग कर रहे थे। उन्हें सम्मोहित किया गया तो इजीली हो गए। इधर उधर की बातें सब ये इस तरह की हंसी मजाक और मतलब मजे लेने वाले हिसाब से कर रहे थे। लेकिन अचानक पता चला कि वो इतने डीप ट्रांस में जा रहे थे, क्योंकि बैठे हैं वो पीछे। अचानक मैंने उनसे पूछ लिया कि अच्छा बताओ तुम्हारे पीछे क्या है। ऐसे अचानक मेरे मुंह से निकला और उन्होंने तुरंत पीछे बताया कि मेरे पीछे ये और वैसा ही था। अब मेरे माइंड में थोड़ा सा एक अलग मैसेज गया। अब मैं थोड़ा सा उन पर अलग प्रयोग करना शुरू किया। अलग परिप्रयोग में जो है, अब मैं पीछे जो है कोई भी दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वो अलग अलग क्रियाएं कर रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ पीछे खड़ा कौन व्यक्ति है, कौन खड़ा है इस समय, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बिल्कुल एज इट इज सभी कुछ जैसे पीछे वाले कर रहे थे वो बता रहे थे। अब इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया। वो तो मेहमान थे घर में आए हुए। तो अलमीरा में पहले बक्से चलते थे लोहे के, उन बक्सों में किसमें क्या रखा है, बक्से बंद हैं। अब वो आंख बंद किए बैठे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि बक्से में क्या रखा है। वो फोकस कर रहे हैं और बक्से में कैसे कैसे कहां क्या रखा है सब कुछ बता रहे हैं। अब और ज्यादा थोड़ा सी क्यूरियोसिटी बढ़ी, और भी बहुत सारे इस तरह के प्रयोग किए गए। फिर उसके बाद एक और प्रयोग किया गया, क्योंकि जादूगर लोगों को सुना था कि जो बाइक वगैरह चलाते हैं आंखों में पट्टी बांध के, तो मैं ऐसा कुछ करके देखते हैं। मैं अगर आंखों में पट्टी बांध के अगर बाइक चलाएंगे तो लोग देखेंगे, मजा ऐसा लग जाएगा, थोड़ा सा तमाशा हो जाएगा। तो तमाशा भी ना हो और हम इसको एक्सपेरिमेंट को कर भी लें। तो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चश्मा लिया, उसको अंदर से ब्लैक कलर से पेंट किया, खूब डार्क पेंट किया, और लगा के सूखने के बाद लगा के चेक किया कि वाकई इसमें से बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाद में हमें पता चला मैजिशियन तो जो यूज करते हैं पट्टी बांधते हैं, वो पट्टी कुछ स्पेशल होती है, उसमें ट्रिक्स होती है, धोखा होता है। लेकिन ये कोई मैटर धोखे का नहीं था, ये हमारा अपना एक्सपेरिमेंट था। तो वो चश्मे को इस तरह से कलर करके फिर उनकी आंख पे रुई रख के टेप लगा के ऊपर से, मतलब आंख पलक बंद करके रूट टेप लगा दी, ऊपर से चश्मा। एक स्कूटर पर वो, दूसरे स्कूटर पर मैं, सजेशन देते हुए पहले हमने जो है खाली रोड पे गाड़ी चलाई। फिर उसके बाद बड़े आराम से वो चला पा रहे थे और रास्ते वो ठीक से देख रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो मार्केट में आ गए, मैं बेहद सावधान था, सब कुछ सावधानी का ख्याल रखा गया था, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। वो बंदा आंखें बंद होने के बाद भी बिल्कुल ऐसे चला रहा था स्कूटर को, कोई सामने आ जाए तो रोकना, किधर मोड़ना है, किधर चलना है, मतलब उसे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। तो इस विषय पर और भी बहुत प्रयोग किए गए, जो कि इस पर आगे भी और प्रयोग करना चाह रहे थे हम। थोड़े किए,
और वो सक्सेस हो रहे थे, इतने सक्सेस हो रहे थे, मतलब अगर आगे और करते, वो 15 दिन बाद चले गए। और मेरा भी जो है थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन का डिस्टर्ब हो रहा था, ध्यान साधना मेरी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी उस पीरियड में। फिर मैंने भी इस विषय को वहीं ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे इससे कोई पैसा नहीं कमाना था, कोई ड्रामा नहीं करना था। लेकिन इससे बहुत कुछ किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था वो आप समझ लीजिए। ऐसे इस इतने गहरे ट्रांस में गया हुआ व्यक्ति जमीन के नीचे भी देख सकता है। 1000 किलोमीटर का देखा था उन्होंने, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसको वेरीफाई किया 1000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को फोन करके। उस समय एसटीडी हुआ करते थे, तो फोन करके कंफर्म किया। तो वास्तव में जिस जगह 1012-1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर दूर रहते थे वो, तो और लोग रहते थे 1400 किलोमीटर दूर, बराबर बराबर हमारे रिलेशन थे। तो वहां के बारे में पूछा गया, तो वहां जो उस समय जो कुछ बातें हो रही थी वो सब कुछ उन्होंने बैठे बैठे देख के बता पाए। ये बात अलग है, उन सब बातों को मैं उस समय नहीं कर सकता था। आज मेडिटेशन वगैरह जो भी कुछ है स्थितियां वो अलग हैं, लेकिन मैं उस समय नहीं कर सकता था। जितना जो मेरा सब्जेक्ट देख पा रहा था, बड़े आसानी से देख पा रहा था। इसमें कहीं भी 1% भी असत्य नहीं है। जितना भी बताया गया आपको बिल्कुल फैक्ट बताया गया है। और मैं अपने चैनल पर ये कसम खा के बैठा हूं, जो बताऊंगा, जो जानकारी दूंगा, स्व अनुभूत दूंगा, और जो प्रैक्टिकल की है वही दूंगा। बढ़ा चढ़ाकर आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आपको जो भी कुछ, जैसा भी कुछ आपको लगा, लाइक कमेंट शेयर वगैरह जो भी कुछ आप करना चाहें वो करिए, और कमेंट में आपको बताइएगा आपको कैसा लगा। और कुछ जो भी आपके सवाल, जो भी कुछ जिज्ञासाएं, हिप्नोटिज्म का, सम्मोहन का टॉपिक मैंने वहीं बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, अपनी मेडिटेशन में, अपना ध्यान साधना में अपने समय को व्यतीत कर रहा हूँ। उससे, उस टॉपिक से मेरी ध्यान साधना पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब मैं किसी को इस तरह से पढ़ता था तो मेरा भी टाइम जाता था, और किसी पे फोकस करने में जितनी एनर्जी वेस्ट होती है, ध्यान में उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जबकि मेडिटेशन में एनर्जी वेस्ट नहीं होती, अर्न होती है। जब भी हम ध्यान करते हैं कभी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, अर्न होती है। तो मैं आपको आज एक बात और बोले जा रहा हूं चलते चलते। बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, हम भी मेडिटेशन करें, ध्यान करें, साधना करें। सबसे पहली बात तो कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो अपने किसी एक शौक के लिए टाइम ना निकाल सके। और मेडिटेशन के विषय में, ध्यान साधना के विषय में तो बड़ी मजेदार बात है। उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं और आपको दूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री का, जो कि 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे लगातार काम करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी, और जिसमें आधा घंटे फिजिकल योगा करते हैं और 1.5 घंटे मेडिटेशन करते हैं। 20 घंटे हो गए, 3 घंटे या 4 घंटे वो फुल टाइम, 3 घंटे 3.5, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ्रेश भी होना, ये सब भी शामिल है। तो 3-3.5 घंटे से ज्यादा नरेंद्र मोदी नहीं सोते, लेकिन फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं। उसका मेन कारण है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेडिटेशन एक ऐसा विषय है, आध्यात्म एक ऐसा विषय है, जैसे अगर आपकी 6 घंटे की नींद है, अगर आपने 1 घंटे उसमें से मेडिटेशन पे खर्च किया, 5 घंटे आप सोए, बल्कि आप 4 घंटे में अपनी नींद उतनी अच्छी पूरी करेंगे जितनी आप 6 घंटे में नहीं कर पाते थे 1 घंटा मेडिटेशन करके। 1 घंटा मेडिटेशन करके मात्र 4 घंटे में आपकी नींद बहुत अच्छे से पूरी होगी, इतनी अच्छी पूरी होगी कि आपकी पहले कभी नहीं हुई होगी।
तो जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान साधना करना चाहते हैं, वो करें। ध्यान साधना मेडिटेशन से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। आप एनर्जेटिक रहेंगे, फिजिकल फिट रहेंगे, मेंटल फिट रहेंगे, खुश रहेंगे। आप मुझे देखिए, मैं क्या खुश नया नहीं आता आपको? एज भी ठीक ठाक सी है, लेकिन मैं फिजिकल फिट हूं और मिजाज मेरा भी खुश मिजाज है, अच्छा है। लेकिन जितनी बात मैं आपसे कर रहा हूं, इस वीडियो पर जितना मैं बोल रहा हूं, सामान्य दिन में, पूरे सारे दिन में मैं इससे एक चौथाई भी नहीं बोलता, क्योंकि मेरा सारा समय मेडिटेशन में खर्च होता है। बिजनेस मेरा ऐसा है, मैनेजर और स्टाफ चला लेता है, लेकिन बेटा भी बड़ा है तो बिजनेस वो संभालता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे को तो सारा दिन अपने रूम में मेडिटेशन, ध्यान साधना करना। चाय ज्यादा पीता हूं, मेडिटेशन से उठे, चाय बनाई, चाय बना के पी, 10-5 मिनट थोड़ा इधर उधर घूम के फ्रेश हुए, फिर उसके बाद मेडिटेशन करने बैठ गए। तो मेरा राउंड इस तरह से रहता है, 5 से 6 घंटे, सॉरी 5 से 6 आसन मेरे मेडिटेशन में हो जाते हैं। 5 से 6 आसन का मतलब है प्रत्येक आसन 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे 40 मिनट, 2.25-3 घंटे तक का होता है। कभी जल्दी उठ गए तो 1.5 घंटे में उठ गए, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे, कभी 2.25-3 घंटे, इस तरह 5-6 आसन रोज हो जाते हैं। तो आज कुछ ज्यादा बातें हो गई हैं, ज्यादा जानकारी मिल पाई है आपको, या बोर हुए हैं, जो भी जैसा आपको फील हुआ। आपको कुछ मैं दे पाया हूं या नहीं दे पाया, लेकिन आप अपनी जो भी कुछ जिज्ञासा है बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे आपको कुछ मिल सके, आपका कुछ कल्याण मेरे द्वारा हो सके। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।